चैप्टर 14। मेरे दिमाग में हमेशा यह रैंकल्ड था कि विलियमसन एंड ब्राउन के ऑफिस से निकलने के बाद क्रीम बाजार से बाहर हो गई थी। हम एक लंबी मनीलेस पीरियड में चले गए। 4 शक्तिशाली दुबले साल। बनाने के लिए एक पैसा नहीं था। जैसा कि बिली हेनरिकेज ने एक बार कहा था, यह एक ऐसा बाजार था जिसमें एक बदमाश भी गंध नहीं बना सकता था। यह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डच में नियति के साथ था। हो सकता है कि मेरा पीछा करने के लिए प्रोविडेंस की योजना हो, लेकिन वास्तव में मैं इस तरह के गर्व से नहीं भरा था कि मुझे फॉल के लिए बुलाया गया था। मैंने उन सट्टा पापों में से कोई भी पाप नहीं किया था जो एक ट्रेडर को अकाउंट के डेटर साइड पर चुकाना होगा। मैं एक टिपिकल चूसने वाला खेल का दोषी नहीं था। मैंने जो किया था, या बल्कि जो मैंने अनडन छोड़ दिया था, वो कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे प्रशंसा मिली होगी और न कि 40 सेकंड स्ट्रीट के उत्तर को दोष देना होगा। वॉल स्ट्रीट में यह बेतुका और महंगा था, लेकिन इसके बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि टिकर डिस्ट्रिक्ट में खुद को ह्यूमन फीलिंग्स को अनुमति देने के लिए एक आदमी को थोड़ा कम करने की टेंडेंसी थी। मैंने विलियमसन को छोड़ दिया और अन्य ब्रोकर्स के ऑफिसेस की कोशिश की। उनमें से हर एक में मैंने पैसे गंवाए। इसने मुझे सही तरीके से सेवा दी, क्योंकि मैं बाजार को मुझे वो देने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था जो उसे सूचना को देने के लिए नहीं था, पैसा बनाने के अवसर। मुझे श्रेय लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जो मुझे जानते थे, उन्हें मुझ पर विश्वास था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका आत्मविश्वास कितना मजबूत था जब मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने फाइनली क्रेडिट पर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया तो मुझ पर $1 मिलियन से अधिक का बकाया था। परेशानी यह नहीं थी कि मैंने अपनी पकड़ खो दी थी, बल्कि यह कि उन 4 मनहूस वर्षों के दौरान पैसा कमाने के अवसर मौजूद ही नहीं थे। फिर भी मैंने साथ दिया, हिस्सेदारी बनाने की कोशिश कर रहा था और केवल अपनी इंडेटेडनेस बढ़ाने में सफल रहा। जब मैंने अपने स्वयं के हुक पर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे अपने दोस्तों का कोई और पैसा नहीं देना होगा, मैंने उन लोगों के लिए एक लिविंग हैंडलिंग अकाउंट्स बनाए जो मानते थे कि मैं खेल को अच्छी तरह से जानता था। यहाँ तक सुस्त बाजार में भी इसे हरा सकता था। मेरी सेवाओं के लिए मुझे लाभ का 1% प्राप्त हुआ जब कोई था। मैं ऐसे ही रहता था। अच्छा, यह कहो कि मैंने जीवन को कैसे कायम रखा। बेशक, मैंने हमेशा हार नहीं मानी, लेकिन मैंने कभी भी इतना नहीं बनाया कि मैं अपने बकाया को कम करने के लिए मटेरियली रूप से अनुमति दे सकूं। अंत में, जैसे जैसे चीजें बदतर होती गईं, मैंने अपने जीवन में पहली बार निराशा की शुरुआत महसूस की। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया है। मैं लाखों और यॉट से कर्ज और साधारण जीवन में उतरने के बारे में नहीं सोचता। मैंने स्थिति का आनंद नहीं लिया, लेकिन मैं आत्मदया से नहीं भरा। मैंने अपनी असुविधाओं को समाप्त करने के लिए पेशेंटली समय और प्रोविडेंस की वेट करने का प्रस्ताव नहीं किया। इसलिए मैंने अपनी समस्या का स्टडी किया। यह स्पष्ट था कि मेरी परेशानियों से निकलने का एकमात्र तरीका पैसा कमाना था। पैसे कमाने के लिए मुझे केवल सक्सेसफुली ट्रेड करने की आवश्यकता थी। मैंने पहले भी ऐसा ट्रेडेड किया था और मुझे इसे एक बार फिर अवश्य करना चाहिए। अतीत में 1 से अधिक बार मैंने जूतों की डोरी को सैकड़ों हजारों तक पहुंचाया था। देर सबेर बाजार मुझे एक अवसर ऑफर करेगा। मैंने अपने आप को आश्वस्त किया कि जो कुछ भी गलत था वो मेरे साथ गलत था, न कि बाजार के साथ। अब मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मैंने अपने आप से वो प्रश्न उसी भावना से पूछा जिसमें मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स के वेरियस फेजेस का स्टडी करता हूँ। मैंने इसके बारे में शांति से सोचा और इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि मेरी मुख्य परेशानी मेरे बकाया पैसे की चिंता से आई है। मैं इसके मेंटल डिस्कम्फर्ट से कभी मुक्त नहीं हुआ। मुझे आपको यह समझाना होगा कि यह मेरे इंडेटेडनेस की कॉन्शियसनेस मात्र नहीं थी। कोई भी बिजनेस अपने
रेगुलर बिजनेस के दौरान कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट करता है। मेरे मोस्ट डेट्स वास्तव में बिजनेस डेट्स के अलावा और कुछ नहीं थे, जो मेरे लिए अनफेवरेबल बिजनेस कंडीशंस के कारण थे, और एक मर्चेंट से बदतर कोई भी नहीं। उदाहरण के लिए, जब बेमौसम मौसम का असामान्य रूप से लंबा दौर होता है। बेशक जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं भुगतान नहीं कर सका, मैं अपने डेट्स के बारे में कम फिलोसॉफिकल महसूस करने लगा। मैं समझाता हूँ, मेरे पास $1 मिलियन से अधिक का बकाया है। यह सब स्टॉक मार्केट लॉस है। याद रखें, मेरे मोस्ट लेनदार बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। परंतु 2 ऐसे थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया। वे मेरे पीछे पीछे आते थे। हर बार जब मैंने जीत हासिल की, तो उनमें से प्रत्येक जॉनी ऑन द स्पॉट था। इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था और अपना सही पाने पर जोर दे रहा था। उनमें से एक, जिस पर मेरा $800 का बकाया था, ने मुझ पर मुकदमा करने, मेरा फर्नीचर जब्त करने इत्यादि की धमकी दी। मैं नहीं सोच सकता कि उसने क्यों सोचा कि मैं संपत्ति छुपा रहा था, जब तक कि ऐसा नहीं था कि मैं बेसहारा मरने के बारे में एक मंच आवारा की तरह नहीं दिख रहा था। जैसा कि मैंने समस्या का स्टडी किया, मैंने देखा कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें टेप पढ़ने के लिए कहा गया था, बल्कि स्वयं को पढ़ने के लिए कहा गया था। मैं बहुत ठंडे दिमाग से इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक मैं चिंतित रहता हूं, तब तक मैं कुछ भी उपयोगी नहीं कर पाऊंगा। और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि जब तक मेरे पास पैसे हैं, तब तक मुझे चिंतित रहना चाहिए। मेरा मतलब है, जब तक किसी भी लेनदार के पास मुझे परेशान करने या मेरे वापस आने में इंटरफेयर करने की शक्ति थी, इससे पहले कि मैं एक साथ एक अच्छी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकूं। यह सब इतना स्पष्ट रूप से सच था कि मैंने खुद से कहा, मुझे बैंक्रप्सी से गुजरना होगा। मेरे दिमाग को और क्या राहत दे सकता है? यह आसान और समझदार दोनों लगता है ना? लेकिन यह अनप्लेजेंट से अधिक था। मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे इसे करने से नफरत थी। मुझे खुद को गलत समझे जाने या गलत ठहराए जाने की स्थिति में रखने से नफरत थी। मैंने खुद कभी भी पैसों की ज्यादा परवाह नहीं की। मैंने कभी भी इतना नहीं सोचा कि झूठ बोलते समय इसे इसके लायक समझूं। लेकिन मैं जानता था कि हर किसी को ऐसा नहीं लगता। बेशक मैं यह भी जानता था कि अगर मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैं सभी को चुका दूंगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन बना रहा। लेकिन जब तक मैं पुराने तरीके से ट्रेड करने में सक्षम नहीं होता, मैं कभी भी उस मिलियन का भुगतान नहीं कर पाता। मैं घबरा गया और अपने लेनदारों को देखने गया। मेरे लिए यह करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर निजी दोस्त या पुराने परिचित थे। मैंने उन्हें स्थिति को काफी स्पष्ट रूप से समझाया। मैंने कहा, मैं यह कदम इसलिए नहीं उठाने जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको भुगतान नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए कि अपने और आपके दोनों के न्याय के लिए मुझे खुद को पैसा बनाने की स्थिति में रखना चाहिए। मैं इस समाधान के बारे में सोच रहा हूं 2 साल से अधिक के लिए, लेकिन मेरे पास बाहर आने और आपसे इतनी स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत नहीं थी। अगर मेरे पास होता तो यह हम सभी के लिए इन्फिनिटली रूप से बेहतर होता। यह सब इस पर सिमटता है। मैं पॉजिटिव रूप से जब तक मैं इन डेट से परेशान हूं, तब तक मेरा पुराना स्व नहीं हो सकता। मैंने अब वही करने का फैसला किया है जो मुझे 1 साल पहले करना चाहिए था। मेरे पास अभी जो मैंने तुम्हें दिया है उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। पहले आदमी ने जो कहा वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए था जो उन सभी ने कहा था। उन्होंने अपनी फर्म के लिए बात की। लिविंगस्टन, उन्होंने कहा, हम समझते हैं, हम आपकी स्थिति को पूरी तरह से समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। हम आपको केवल एक रिहाई देंगे। क्या आपके वकील ने आपकी इच्छानुसार किसी भी तरह का पेपर तैयार किया है? और हम साइन करेंगे। मेरे सभी बड़े लेनदारों ने यही कहा था। वो आपके लिए वॉल स्ट्रीट का एक पक्ष है।
यह केवल लापरवाह अच्छा स्वभाव या खेल भावना नहीं थी, यह एक शक्तिशाली बुद्धिमान निर्णय भी था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अच्छा बिजनेस था। मैंने गुडविल और बिजनेस ग्रोथ दोनों की सराहना की। इन लेनदारों ने मुझे $1 मिलियन से अधिक की राशि के डेट्स पर छूट दी। लेकिन 2 माइनर लेनदार थे जो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उनमें से एक $800 का आदमी था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेरा एक ब्रोकरेज फर्म का भी $60,000 बकाया था जो दिवालिया हो गया था। और रिसीवर, जो मुझे एडम से नहीं जानते थे, जल्दी और देर से मेरी गर्दन पर थे। यहाँ तक अगर वे मेरे सबसे बड़े लेनदारों द्वारा निर्धारित उदाहरण का पालन करने के लिए निपटाए गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि अदालत ने उन्हें साइन करने दिया होगा। सभी आयोजनों में मेरे बैंक्रप्सी का कार्यक्रम केवल $1 लाख का था। हालांकि, जैसा कि मैंने कहा, मुझ पर 1 मिलियन से अधिक का बकाया है। अखबारों में खबर देखकर बहुत बुरा लगा। मैंने हमेशा अपने कर्ज का पूरा भुगतान किया था और यह नया अनुभव मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। मुझे पता था कि अगर मैं जीवित रहा तो किसी दिन मैं सभी को भुगतान करूंगा, लेकिन आर्टिकल पढ़ने वाले हर व्यक्ति को यह नहीं पता होगा। अखबारों में रिपोर्ट देखने के बाद मुझे बाहर जाने में शर्म आ रही थी, लेकिन यह सब वर्तमान में समाप्त हो गया और मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे यह जानकर कितनी राहत मिली कि मुझे उन लोगों द्वारा और अधिक परेशान नहीं किया जा रहा था जो यह नहीं समझते थे कि एक आदमी को अपना पूरा दिमाग अपने बिजनेस के लिए कैसे देना चाहिए यदि वो स्टॉक स्पेक्यूलेशन में सफल होना चाहता है। मेरा मन अब कुछ सफलता की संभावना के साथ ट्रेडिंग करने के लिए फ्री है। कर्ज से मुक्त अगला कदम एक और हिस्सेदारी हासिल करना था। स्टॉक एक्सचेंज 31 जुलाई से दिसंबर 1914 के मध्य तक बंद कर दिया गया था और वॉल स्ट्रीट डंप में था। बहुत दिनों से कोई धंधा नहीं चल रहा था। मैं अपने सभी दोस्तों का कर्जदार हूँ। मैं उन्हें फिर से मेरी मदद करने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि वे मेरे लिए बहुत प्लेजेंट और फ्रेंडली थे। जब मुझे पता था कि कोई भी किसी के लिए बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, यह एक बड़ा कठिन काम था, एक अच्छी हिस्सेदारी प्राप्त करना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं किसी ब्रोकर से अपने लिए करने के लिए कह सकता था। मैंने 1-2 जगहों पर कोशिश की, किसी काम का नहीं। अंत में मैं डैन विलियमसन को देखने गया। यह फरवरी 1915 की बात है। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने आप को कर्ज के मानसिक बोझ से मुक्त कर लिया है और मैं पुराने समय की तरह ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। आपको याद होगा कि जब उसे मेरी जरूरत पड़ी तो उसने बिना मेरे पूछे मुझे $25,000 का उपयोग करने की पेशकश की। अब जब मुझे उसकी जरूरत थी तो उसने कहा, जब आप कुछ देखते हैं जो आपको अच्छा लगता है और आप 500 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और यह ठीक हो जाएगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। उसने मुझे बहुत पैसा कमाने से रोका था और ऑफिस ने मुझसे बहुत कमीशन लिया था। मैं मानता हूं कि मुझे यह सोचकर थोड़ा दुख हुआ कि विलियमसन और ब्राउन ने मुझे एक अच्छी हिस्सेदारी नहीं दी। मेरा इरादा पहले रूढ़िवादी तरीके से ट्रेड करने का था। यह मेरी फाइनेंशियल रिकवरी को आसान और तेज बना देगा अगर मैं 500 शेयरों से थोड़ा बेहतर एक लाइन के साथ शुरू कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी तरह मुझे एहसास हुआ कि जैसे यह था, मेरे पास वापस आने का मौका था। मैंने डैन विलियमसन का ऑफिस छोड़ दिया और सामान्य रूप से स्थिति और विशेष रूप से अपनी समस्या का स्टडीड किया। यह एक बुल बाजार था। यह मेरे लिए उतना ही स्पष्ट था जितना कि हजारों ट्रेडर्स के लिए। लेकिन मेरे हिस्से में केवल मेरे लिए 500 शेयर रखने का प्रस्ताव था, यानी मेरे पास कोई छूट नहीं थी। मैं जैसा था वैसा ही सीमित था। मैं शुरुआत में एक छोटा सा झटका भी नहीं लगा सकता था। मुझे अपने पहले ही नाटक के साथ अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। वो 500 अंशों की खान की इनिशियल खरीद अवश्य ही लाभदायक
होगी। मुझे असली पैसा कमाना था। मुझे पता था कि जब तक मेरे पास सफिशिएंट ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होगी, मैं अच्छे निर्णय का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। सफिशिएंट मार्जिन के बिना खेल के प्रति ठंडे खून वाले उदासीन रवैया अपनाना असंभव होगा, जो कि कुछ मामूली नुकसानों को वहन करने की क्षमता से आता है, जैसे कि मैं अक्सर बड़ी शर्त लगाने से पहले बाजार का टेस्टिंग करने में खर्च करता हूं। मुझे लगता है कि अब जब मैंने खुद को एक स्पेक्युलेटर के रूप में अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण दौर में पाया, अगर मैं इस बार असफल हो गया तो यह नहीं कहा जा सकता था कि कहां और कब। अगर कभी, मुझे एक और कोशिश के लिए एक और दांव मिल सकता है। यह बहुत स्पष्ट था कि मुझे बस सटीक साइकोलॉजिकल मोमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं विलियमसन एंड ब्राउन के पास नहीं गया। मेरा मतलब है, मैंने जानबूझकर 6 सप्ताह तक लगातार टेप रीडिंग के लिए उनसे दूर रखा। मुझे डर था कि अगर मैं ऑफिस जाता तो यह जानते हुए कि मैं 500 शेयर खरीद सकता हूं, मुझे गलत समय पर या गलत स्टॉक में ट्रेडिंग करने का लालच हो सकता है। एक ट्रेडर को बुनियादी परिस्थितियों का स्टडी करने, बाजार की मिसालों को याद रखने और बाहरी जनता के साइकोलॉजी के साथ साथ अपने ब्रोकर्स की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए खुद को भी जानना चाहिए और अपनी कमजोरियों के खिलाफ प्रोवाइड करना चाहिए। इंसान होने पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने महसूस किया है कि यह जानना उतना ही आवश्यक है कि स्वयं को कैसे पढ़ा जाए और टेप को कैसे पढ़ा जाए। मैंने एक एक्टिव बाजार के इम्पल्सेस या इनएविटेबल टेम्पटेशंस के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का स्टडीड और गणना की है, बिल्कुल उसी मनोदशा और भावना में जैसा कि मैंने फसल की स्थिति पर विचार किया है या कमाई की रिपोर्ट का एनालिसिस किया है। इसलिए दिन ब दिन टूट गया और ट्रेडिंग फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक था। मैं दूसरे ब्रोकर के ऑफिस में एक कोटेशन बोर्ड के सामने बैठ गया, जहां मैं स्टॉक के एक शेयर के रूप में ज्यादा से ज्यादा खरीद या बेच नहीं सकता था। बाजार का स्टडी कर रहा था, एक भी लेनदेन को याद नहीं कर रहा था। टेप पर फुल स्पीड अहेड की घंटी बजाने के लिए साइकोलॉजिकल मोमेंट को देख रहा है। पूरी दुनिया को नोन परिस्थितियों के कारण 1915 की शुरुआत के उन महत्वपूर्ण दिनों में स्टॉक एक सबसे अधिक आशावादी था, बेथलेहम स्टील था। मैं मॉरल रूप से सर्टेन था कि यह ऊपर जा रहा था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अपने पहले ही खेल में जीत हासिल करूंगा, जैसा कि मुझे होना चाहिए, मैंने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि यह बराबर न हो जाए। मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया है कि यह मेरा अनुभव रहा है कि जब भी कोई स्टॉक पहली बार 100 या 200 या 300 को पार करता है, तो यह लगभग हमेशा 30 से 50 अंक और 300 के बाद 100 या 200 के बाद तेजी से बढ़ता रहता है। मेरा एक पहला बड़ा तख्ता पलट एनाकोंडा में था, जिसे मैंने तब खरीदा था जब यह 200 को पार कर गया था और एक दिन बाद 260 पर बेचा गया था। स्टॉक के ठीक बाद खरीदने का मेरा अभ्यास मेरे शुरुआती बकेट शॉप के दिनों में वापस आ गया। यह एक ओल्ड ट्रेडिंग प्रिंसिपल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अपने पुराने पैमाने पर ट्रेडिंग करने के लिए कितना उत्सुक था। मैं शुरू करने के लिए इतना उत्सुक था कि मैं और कुछ नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने खुद को पट्टा में रखा। मैंने बेथलेहम स्टील को हर दिन हायर एंड हायर चढ़ाई देखी, जैसा कि मुझे यकीन था कि यह होगा। और फिर भी मैं विलियमसन एंड ब्राउन के ऑफिस में दौड़ने और 500 शेयर खरीदने के लिए अपने इम्पल्स की जांच कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे बस अपना इनिशियल ऑपरेशन लगभग एक चिंच के रूप में करना था, जो मानवीय रूप से संभव था। हर पॉइंट की स्टॉक ऊपर गया। इसका मतलब था कि मैंने $500 नहीं बनाए थे। पहले 10 अंकों के एडवांस का मतलब था कि मैं पिरामिड करने में सक्षम होता, और 500 जालों के बजाय अब मैं 1000 शेयर ले जा सकता हूं, जो मेरे लिए $1000 प्रति अंक कमाएगा। लेकिन मैं कसकर बैठा रहा और अपनी ऊंची ऊंची आशाओं या अपने नॉइसी विश्वासों को सुनने के बजाय मैंने
केवल अपने अनुभव की लेवल आवाज और सामान्य ज्ञान की सलाह पर ध्यान दिया। एक बार जब मुझे एक साथ अच्छी हिस्सेदारी मिल गई तो मैं मौके लेने का जोखिम उठा सकता था, लेकिन बिना दांव के चांस लेना, यहाँ तक मामूली मौके भी, मेरी पहुंच से बिल्कुल परे था। 6 सप्ताह का धैर्य, लेकिन अंत में लालच और आशा पर कॉमन सेंस की जीत। जब स्टॉक 90 तक पहुंच गया तो मैं वास्तव में डगमगाने लगा और खून से लथपथ हो गया। सोचिए कि मैंने खरीदारी न करके क्या नहीं बनाया था जब मैं इतना तेज था। खैर, जब यह 98 पर पहुंच गया तो मैंने खुद से कहा, बेथलेहम 100 से गुजर रहा है, और जब यह होगा तो छत साफ हो जाएगी। टेप ने स्पष्ट रूप से वही बात कही। वास्तव में यह एक मेगाफोन का इस्तेमाल करता था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने टेप पर 100 देखा जब टिकर केवल 98 प्रिंट कर रहा था, और मुझे पता था कि यह मेरी आशा की आवाज या मेरी इच्छा की साइट नहीं थी, बल्कि मेरी टेप रीडिंग इंस्टिंक्ट का दावा था। तो मैंने अपने आप से कहा, मैं 100 तक पहुंचने तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इसे अभी प्राप्त करना है। यह पार के माध्यम से जितना अच्छा है। मैं विलियमसन एंड ब्राउन के ऑफिस पहुंचा और बेथलेहम स्टील के 500 शेयर खरीदने का आदेश दिया। उस समय बाजार 98 था। मुझे 98 से 99 पर 500 शेयर मिले। उसके बाद उसने ठीक ऊपर गोली चलाई और उस रात को बंद कर दिया। मुझे लगता है 114 या 115 पर मैंने 500 शेयर और खरीदे। अगले दिन बेथलेहम स्टील 145 थी और मेरी हिस्सेदारी थी, लेकिन मैंने इसे अर्न किया। सही समय की प्रतीक्षा के वे 6 सप्ताह सबसे कठिन थे और 6 सप्ताह मैंने कभी भी लगाए, लेकिन इसने मुझे भुगतान किया, क्योंकि अब मेरे पास उचित आकार के लॉट में ट्रेड करने के लिए पर्याप्त कैपिटल थी। मैं स्टॉक के सिर्फ 500 शेयरों पर कहीं नहीं मिला होता। एंटरप्राइज चाहे जो भी हो, सही शुरुआत करने में बहुत कुछ है, और मेरे बेथलेहम सौदे के बाद मैंने बहुत अच्छा किया। वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा कि यह वही आदमी ट्रेडिंग कर रहा था। वास्तव में मैं वही आदमी नहीं था जहां मुझे परेशान किया गया था और गलत किया गया था। मैं अब आराम से और सही था। मेरी सोच में इंटरफेयर करने के लिए या मेरे अनुभव की सच्ची आवाज को सुनने के साथ परेशान करने के लिए कोई लेनदार नहीं था और धन की कमी नहीं थी, और इसलिए मैं ठीक साथ जीत रहा था। अचानक, जैसा कि मैं एक निश्चित भाग्य के रास्ते में था, हमारे पास लुसिटानिया ब्रेक था। समय समय पर एक आदमी को सौर जाल में इस तरह की दरार मिल जाती है। शायद उसे यह दुखद फैक्ट याद दिलाया जा सकता है कि कोई भी इंसान बाजार पर इतना समान रूप से सही नहीं हो सकता है कि लाभहीन दुर्घटनाओं की पहुंच से बाहर हो। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि लुसिटानिया के टारपीडोइंग की खबर से किसी भी पेशेवर सट्टेबाज की जरूरत को बहुत मुश्किल नहीं हुई है, और वे आगे बताते हैं कि स्ट्रीट के आने से बहुत पहले उनके पास यह कैसे था। मैं एडवांस जानकारी के माध्यम से बचने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं था, और मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि लुसिटानिया ब्रेक और 1 या 2 अन्य उलट फेरों के कारण मैंने जो खो दिया, उसके कारण मैं इतनी बुद्धिमान नहीं थी कि मैंने खुद को पाया 1915 के अंत में मेरे ब्रोकर्स के पास लगभग $1,40,000 की शेष राशि के साथ। यह सब मैंने वास्तव में बनाया था। हालांकि मैं साल के बड़े हिस्से में बाजार पर लगातार सही था। मैंने अगले वर्ष के दौरान बहुत बेहतर किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं जंगली बुल बाजार में तेजी से बढ़ रहा था। चीजें निश्चित रूप से मेरे रास्ते में आ रही थीं ताकि पैसे कमाने के अलावा और कुछ न हो। इसने मुझे स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के लेट H.H. रोजर्स की एक कहावत याद दिला दी, इस प्रभाव के लिए कि कई बार एक आदमी पैसे कमाने में मदद नहीं कर सकता था अगर वो बिना छतरी के बारिश के तूफान में बाहर जाने पर भीगने में मदद कर सकता था। यह हमारे पास अब तक का सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित बुल मार्केट था।
यह सभी के लिए स्पष्ट था कि यहाँ सभी प्रकार की सप्लाई की मित्र देशों की खरीद ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को दुनिया का सबसे प्रॉस्परस नेशन बना दिया। हमारे पास वो सब कुछ था जो किसी और के पास बिक्री के लिए नहीं था, और हम तेजी से दुनिया की सारी कैश प्राप्त कर रहे थे। मेरा मतलब है कि इस देश में व्यापक दुनिया का सोना मूसलाधार बारिश में बह रहा था। इन्फ्लेशन इनेविटेबल थी, और निश्चित रूप से इसका मतलब हर चीज के लिए बढ़ती कीमतें थीं। यह सब पहले से इतना स्पष्ट था कि ग्रोथ के लिए बहुत कम या कोई हेरफेर की जरूरत नहीं थी। यही वजह थी कि शुरुआती काम दूसरे बुल मार्केट के मुकाबले काफी कम था, और न केवल अन्य सभी की तुलना में युद्ध दुल्हन का उछाल अधिक स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, बल्कि यह आम जनता के लिए अनप्रेसिडेंटेड रूप से लाभदायक साबित हुआ। वॉल स्ट्रीट के इतिहास में किसी भी अन्य उछाल की तुलना में 1915 के दौरान शेयर बाजार की जीत अधिक वाइडली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड की गई थी। यह कि जनता ने अपने सभी पेपर प्रॉफिट्स को अच्छी हार्ड कैश में नहीं बदला, या कि वे लंबे समय तक नहीं रखे जो उन्होंने वास्तव में लिया था। केवल इतिहास खुद को दोहरा रहा था। इतिहास कहीं भी इतनी बार या इतने समान रूप से दोहराव में लिप्त नहीं है जितना कि वॉल स्ट्रीट में। जब आप बूम या पैनिक के कंटेम्पररी अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो एक चीज जो आपको सबसे अधिक मजबूती से प्रभावित करती है वो यह है कि स्टॉक स्पेक्यूलेशन या स्टॉक स्पेक्यूलेटर्स में से कोई भी कल से कितना अलग है। न खेल बदलता है और न ही मानव स्वभाव। मैं 1916 में उदय के साथ चला गया। मैं अगले आदमी की तरह ही उत्साही था, लेकिन निश्चित रूप से मैंने अपनी आंखें खुली रखीं। मुझे पता था, जैसा कि सभी ने किया, कि अंत होना चाहिए, और मैं चेतावनी संकेतों के लिए देख रहा था। मुझे यह अनुमान लगाने में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं थी कि टिप किस तिमाही से आएगी, और इसलिए मैंने सिर्फ एक स्थान पर नहीं देखा। मैं नहीं था, और मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं बाजार के एक या दूसरे पक्ष से इनसेपरेबल रूप से विवाहित था, कि मेरे बैंक अकाउंट में एक बुल मार्केट जुड़ गया है या एक बेयर बाजार विशेष रूप से उदार रहा है। मैं गेट आउट चेतावनी प्राप्त करने के बाद बुल या बेयर पक्ष से चिपके रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं मानता। एक आदमी न तो बुल और द बेयर साइड के प्रति एटर्नल एलिजेंस की शपथ लेता है, उसकी चिंता सही होने से है। और याद रखने वाली एक और बात है, और वो यह है कि एक बाजार महिमा की एक ग्रैंड ज्वाला में समाप्त नहीं होता है, न ही यह रूप के अचानक उलटफेर के साथ समाप्त होता है। आमतौर पर कीमतों में गिरावट शुरू होने से बहुत पहले एक बाजार एक बुल बाजार बन सकता है और अक्सर बंद हो जाता है। मेरी लंबे समय से एक्सपेक्टेड चेतावनी मुझे तब आई जब मैंने देखा कि एक के बाद एक जो शेयर बाजार के नेता थे, वे ऊपर से कई पॉइंट्स पर रिएक्टेड करते थे और कई महीनों में पहली बार वापस नहीं आए। उनकी दौड़ स्पष्ट रूप से चल रही थी, और इससे स्पष्ट रूप से मेरी ट्रेडिंग टैक्टिक्स में बदलाव की आवश्यकता थी। यह काफी सिंपल था। एक बुल बाजार में कीमतों की ट्रेंड निश्चित रूप से ऊपर की ओर होती है। इसलिए जब भी कोई स्टॉक सामान्य ट्रेंड के खिलाफ जाता है तो आप यह मानने में उचित होते हैं कि उस विशेष स्टॉक में कुछ गड़बड़ है। एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के लिए यह समझना काफी है कि कुछ गलत है। उसे टेप के लेक्चरर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसका काम यह सुनना है कि बाहर निकलो, और अप्रूवल के लिए कानूनी ब्रीफ सबमिट करने के लिए इसकी प्रतीक्षा न करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने देखा कि स्टॉक जो वंडरफुल प्रगति के नेता थे, आगे बढ़ना बंद हो गए थे। वे 6 या 7 अंक गिरा और वहीं रहे। वहीं बाकी बाजार नए स्टैंडर्ड बेयरर्स के तहत आगे बढ़ता रहा। चूंकि कंपनियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, इसलिए कहीं और कारण तलाशना पड़ा। वे स्टॉक महीनों से कट के साथ गए थे। जब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया, हालांकि बुल टाइड अभी भी मजबूत चल रहा था,
इसका मतलब था कि उन विशेष शेयरों के लिए बुल मार्केट खत्म हो गया था। बाकी सूची के लिए ट्रेंड अभी भी निश्चित रूप से ऊपर की ओर थी। इनएक्टिविटी में कंफ्यूज्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वास्तव में कोई क्रॉस धाराएं नहीं थीं। मैंने तब बाजार में बेयरिश का रुख नहीं किया, क्योंकि टेप ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। बुल मार्केट का अंत नहीं हुआ था, हालांकि यह काफी दूरी पर था। इसके आने तक अभी भी बुल का पैसा बनाया जाना बाकी था। ऐसी स्थिति में मैंने केवल उन शेयरों पर बेयरिश का रुख किया जिन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया था, और क्योंकि बाकी बाजार में इसके पीछे बढ़ती शक्ति थी, मैंने खरीदा और बेचा। जिन लीडर्स ने नेतृत्व करना बंद कर दिया था, मैंने बेच दिया। मैंने उनमें से प्रत्येक में 5000 शेयरों की एक छोटी लाइन डाली, और फिर मैं नए लीडर्स के पास गया। मेरे पास जिन शेयरों की कमी थी, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे लंबे स्टॉक बढ़ते रहे। जब फाइनली ये आगे बढ़ना बंद हो गए तो मैंने उन्हें बेच दिया और प्रत्येक के 5000 शेयर कम कर दिए। इस समय तक मैं बुलिश से ज्यादा मंदबुद्धि था, क्योंकि जाहिर तौर पर अगला बड़ा पैसा नीचे की तरफ बनने वाला था, जबकि मुझे यकीन था कि बुल मार्केट के वास्तव में समाप्त होने से पहले बेयर बाजार वास्तव में शुरू हो गया था। मुझे पता था कि एक बड़े बेयर होने का समय अभी नहीं था। राजा से ज्यादा रॉयलिस्ट होने का कोई मतलब नहीं था, विशेष रूप से इतनी जल्दी होने में। टेप ने केवल इतना कहा कि मुख्य बेयर सेना से पेट्रोलिंग करने वाले पार्टीज धराशायी हो गए थे। तैयार होने का समय। मैंने लगभग 1 महीने के ट्रेडिंग के बाद तक दोनों को खरीदना और बेचना जारी रखा। मेरे पास 1 दर्जन अलग अलग शेयरों में 60,000 शेयरों की एक छोटी लाइन थी। प्रत्येक में 5000 शेयर थे, जो पहले वर्ष में जनता के पसंदीदा थे क्योंकि वे नेता थे महान बुल बाजार। यह बहुत भारी रेखा नहीं थी, लेकिन यह मत भूलो कि न तो बाजार में निश्चित रूप से बेयरिश थी। फिर एक दिन पूरा बाजार काफी कमजोर हो गया और सभी शेयरों की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। जब मेरे पास कम से कम 12 शेयरों में से प्रत्येक में कम से कम 4 अंक का लाभ था, तो मुझे पता था कि मैं सही था। टेप ने मुझे बताया कि अब बेयरिश का होना सुरक्षित है, इसलिए मैं तुरंत दोगुना हो गया। मेरी पोजीशन थी। मेरे पास ऐसे बाजार में स्टॉक की कमी थी जो अब स्पष्ट रूप से एक बेयर बाजार था। मुझे चीजों को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। बाजार मेरे रास्ते जाने के लिए बाध्य था, और यह जानकर मैं इंतजार कर सकता था। मेरे डबल होने के बाद मैंने लंबी धुन के लिए दूसरा ट्रेड नहीं किया। अपनी पूरी लाइन डालने के लगभग 7 सप्ताह बाद हमारे पास फेमस लीक था और स्टॉक बुरी तरह टूट गया। यह कहा गया था कि किसी को वाशिंगटन से पहले से खबर थी कि प्रेसिडेंट विल्सन एक संदेश जारी करने जा रहे हैं जो यूरोप में शांति के कबूतर को जल्द से जल्द वापस लाएगा। बेशक युद्ध दुल्हन उछाल शुरू हो गया था और विश्व युद्ध द्वारा बनाए रखा गया था, और शांति एक बैग की वस्तु थी। जब फर्श पर सबसे चतुर ट्रेडर्स में से एक पर एडवांस जानकारी से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया था, तो उसने बस इतना कहा कि उसने किसी भी खबर पर स्टॉक नहीं बेचा था, बल्कि इसलिए कि वो मानता था कि बुल बाजार खत्म हो गया था। मैंने खुद 7 हफ्ते पहले शॉर्ट्स की अपनी लाइन को 2 गुना कर दिया था। खबर पर बाजार बुरी तरह टूट गया और मैं स्वाभाविक रूप से कवर हो गया। यह एकमात्र नाटक संभव था। जब कुछ ऐसा होता है जिस पर आपने अपनी योजना बनाते समय भरोसा नहीं किया था, तो यह आपके लिए उस अवसर का उपयोग करने के लिए सूटेबल है जो एक दयालु भाग्य आपको प्रोवाइड करता है। एक बात के लिए, इस तरह एक खराब ब्रेक पर आपके पास एक बड़ा बाजार है जिसे आप बदल सकते हैं, और वो समय है अपने कागजी मुनाफे को वास्तविक पैसे में बदलने का। यहाँ तक एक बेयर बाजार में भी एक आदमी हमेशा खुद पर कीमत लगाए बिना स्टॉक के 1,20,000 शेयरों को कवर नहीं कर सकता है। उसे उस बाजार
की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो उसे अपने लाभ को बिना किसी नुकसान के इतना खरीदने की अनुमति देगा क्योंकि यह उसे कागज पर खड़ा करता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं उस विशेष कारण से उस विशेष समय पर उस विशेष ब्रेक पर भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक ट्रेडर के रूप में 30 साल का मेरा अनुभव यह है कि ऐसी दुर्घटनाएं आमतौर पर कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के साथ होती हैं, जिस पर मैं बाजार में अपनी स्थिति का आधार रखता हूं। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है, कभी भी टॉप पर बेचने की कोशिश न करें। यह बुद्धिमान नहीं है। यदि कोई रैली नहीं है तो रिएक्शन के बाद बेचें। मैंने 1916 में जब तक बुल मार्केट बना रहा तब तक बुलिश रहकर और फिर बेयर मार्केट के शुरू होने पर बेयरिश के द्वारा लगभग $3 मिलियन की क्लियर की। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक आदमी को बाजार के एक तरफ से शादी करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मौत उन्हें अलग न कर दे। उस सर्दी में मैं पाम बीच पर साउथ गया, जैसा कि मैं आमतौर पर छुट्टी के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे खारे पानी में मछली पकड़ने का बहुत शौक है। मेरे पास स्टॉक और गेहूं की कमी थी, और दोनों लाइनों ने मुझे एक अच्छा लाभ दिखाया। मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं अच्छा समय बिता रहा था। बेशक जब तक मैं यूरोप नहीं जाता मैं वास्तव में स्टॉक या कमोडिटी बाजारों के संपर्क से बाहर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, एडिरोंडेक्स में मेरे ब्रोकर के ऑफिस से मेरे घर तक का डायरेक्ट वायर है। पाम बीच में मैं नियमित रूप से अपने ब्रोकर के ब्रांच ऑफिस जाता था। मैंने देखा कि कॉटन, जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मजबूत और उभर रही थी। उस समय के बारे में यह 1917 में था। मैंने प्रेसिडेंट विल्सन द्वारा शांति स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बहुत कुछ सुना। वाशिंगटन से रिपोर्टें प्रेस डिस्पैच और पाम बीच में दोस्तों को निजी सलाह दोनों के रूप में आईं। यही कारण है कि एक दिन मुझे यह धारणा मिली कि विभिन्न बाजारों के कोर्स में श्री विल्सन की सफलता में विश्वास रिफ्लेक्टेड होता है। माना जाता है कि शांति हाथ में है। स्टॉक और गेहूं नीचे जाना चाहिए और कॉटन ऊपर जाना चाहिए। जहां तक स्टॉक और गेहूं गया, मैं पूरी तरह से तैयार था। लेकिन मैंने कुछ समय में कॉटन में कुछ भी नहीं किया था। उस दोपहर 2:20 बजे मेरे पास एक भी बेल नहीं थी, लेकिन 2:25 पर मेरा विश्वास था कि शांति आ रही है। मैंने शुरुआत के रूप में 15,000 बेल्स खरीदी। मैंने अपने ट्रेडिंग की पुरानी सिस्टम का पालन करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि मेरी पूरी लाइन खरीदने की है, जिसका मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया है। उसी दोपहर बाजार बंद होने के बाद हमें अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नोट मिला। अगले दिन बाजार खुलने का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे याद है कि ग्रिडली की उस रात देश में उद्योग के महानतम कप्तानों में से एक ने उस दोपहर समापन मूल्य से 5 अंक नीचे यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की किसी भी राशि को बेचने की पेशकश की थी। सुनवाई के दौरान कई पिट्सबर्ग करोड़पति थे। किसी ने बड़े आदमी का ऑफर नहीं लिया। वे जानते थे कि उद्घाटन के समय एक बड़ा ब्रेक होना तय है। निश्चित रूप से अगली सुबह शेयर और कमोडिटी बाजारों में उथल-पुथल थी, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ शेयर पिछली रात के बंद भाव से 8 अंक नीचे खुले। मेरे लिए इसका मतलब मेरे सभी शॉर्ट्स को लाभकारी रूप से कवर करने का एक स्वर्ग भेजा हुआ अवसर था। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बेयर बाजार में अगर पूरी तरह से मनोबल अचानक विकसित हो जाता है तो इसे कवर करना हमेशा बुद्धिमानी है। यही एकमात्र तरीका है। यदि आप एक अच्छे आकार की रेखा को स्विंग करते हैं, तो एक बड़े पेपर प्रॉफिट को रियल मनी में जल्दी और बिना खेदजनक कटौती के बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास अकेले यूनाइटेड स्टेट्स स्टील के 50,000 शेयर कम थे। बेशक मेरे पास अन्य शेयरों की कमी थी, और जब मैंने देखा कि मेरे पास कवर करने के लिए बाजार है, तो मैंने किया। मेरा मुनाफा लगभग $1.5 मिलियन था। डिसरिगार्ड करने का अवसर नहीं था। कॉटन,
जिसमें से मैं लंबी 15,000 बेल्स थी, पिछली दोपहर के ट्रेडिंग के आखिरी आधे घंटे में खरीदी गई। 500 अंक नीचे खुला। कुछ तोड़। इसका मतलब रातों रात $375,000 का नुकसान हुआ, जबकि यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि स्टॉक और गेहूं में एकमात्र बुद्धिमान खेल ब्रेक पर कवर करना था। मैं इतना स्पष्ट नहीं था कि मुझे कॉटन में क्या करना चाहिए। विचार करने के लिए कई चीजें थीं, और जब मैं हमेशा अपना नुकसान उठाता हूं तो मुझे विश्वास होता है कि मैं गलत हूं। मुझे उस सुबह उस नुकसान को लेना पसंद नहीं था। तब मुझे लगा कि मैं कॉटन बाजार के दौरान खुद को परेशान करने के बजाय मछली पकड़ने का अच्छा समय बिताने के लिए साउथ गया था। और इसके अलावा मैंने अपने गेहूं और स्टॉक में इतना बड़ा मुनाफा लिया था कि मैंने अपने जोश को कॉटन में लेने का फैसला किया। मुझे लगता है कि मेरा लाभ 1.5 लाख से अधिक के बजाय 10 लाख से थोड़ा अधिक रहा होगा। यह सब बुककीपिंग का मामला था, क्योंकि जब आप बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं तो प्रमोटर आपको बताने के लिए सूटेबल होते हैं। अगर एक दिन पहले बाजार बंद होने से ठीक पहले मैंने वो कॉटन नहीं खरीदा होता, तो मैं उस $4 लाख बचा लेता। यह आपको दिखाता है कि एक मॉडरेट रेखा पर एक आदमी कितनी जल्दी बड़ा पैसा खो सकता है। मेरी मुख्य स्थिति बिल्कुल सही थी और मुझे उन विचारों के बिल्कुल विपरीत प्रकृति की दुर्घटना से लाभ हुआ जो मुझे स्टॉक और गेहूं में स्थिति लेने के लिए प्रेरित करती थी। कृपया ध्यान दें कि कम से कम रेजिस्टेंस की स्पेक्युलेटिव रेखा ने फिर से एक ट्रेडर को अपना मूल्य दिखाया। जर्मन नोट द्वारा पेश किए गए अनएक्सपेक्टेड बाजार फैक्टर के बावजूद मेरी अपेक्षा के अनुरूप कीमतें बढ़ीं। अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा मैंने सोचा था कि मैं अपनी तीनों लाइंस में 100% सही होता, क्योंकि शांति के स्टॉक के साथ और गेहूं नीचे चला जाता और कॉटन की किटिंग होती, मैं तीनों में सफाई करता। शांति या युद्ध के बावजूद मैं शेयर बाजार और गेहूं में अपनी स्थिति में सही था और इसलिए अनदेखे घटना ने मदद की। कॉटन में मैंने अपने नाटक को बाजार के बाहर होने वाली किसी चीज पर आधारित किया, यानी मैंने श्री विल्सन की शांति वार्ता में सफलता पर दांव लगाया। यह जर्मन मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने मुझे कॉटन का दांव हारने के लिए प्रेरित किया। 1917 की शुरुआत में जब मैं न्यूयॉर्क लौटा तो मैंने अपना सारा बकाया चुका दिया, जो $1 मिलियन से अधिक था। 16 अप के कर्ज चुकाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हो सकता है कि मैंने इसे कुछ महीने पहले वापस कर दिया हो, लेकिन मैंने बहुत ही साधारण कारण से नहीं किया। मैं एक्टिव रूप से और सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहा था और मुझे अपनी सारी पूंजी की आवश्यकता थी। 1915 और 1916 में हमारे पास मौजूद अद्भुत बाजारों का हर लाभ लेने के लिए मैं अपने और साथ ही उन पुरुषों के लिए ऋणी था जिन्हें मैं अपने लेनदारों के रूप में मानता था। मुझे पता था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मैं था उन्हें पैसे के लिए कुछ महीने और इंतजार करने दिया। उनमें से कई ने कभी वापस पाने की उम्मीद नहीं की थी। मैं अपने ऑब्लिगेशंस का भुगतान ड्रिबलेट्स में या एक समय में एक व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहता था, बल्कि एक ही बार में पूरी तरह से करना चाहता था। इसलिए जब तक बाजार मेरे लिए वो सब कर रहा था जो मेरे लिए कर सकता था, मैं अपने रिसोर्सेज की अनुमति के अनुसार बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करता रहा। मैं इंटरेस्ट का भुगतान करना चाहता था, लेकिन उन सभी लेनदारों ने जिन्होंने रिलीज पर साइन किए थे, पॉजिटिव रूप से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिस आदमी को मैंने आखिरी बार भुगतान किया था, वो $800 का बकाया था, जिसने मेरे जीवन को बोझ बना दिया था और मुझे तब तक परेशान किया था जब तक कि मैं ट्रेड नहीं कर सका। मैंने उसे तब तक प्रतीक्षा करने दिया जब तक कि उसने यह नहीं सुना कि मैंने अन्य सभी का भुगतान कर दिया है। फिर उसका पैसा मिल गया। मैं उसे सिखाना चाहता था कि अगली बार जब कोई उस पर कुछ 100 का बकाया हो तो वो ध्यान रखे, और इसी तरह मैं वापस आ गया। अपने कर्ज का पूरा भुगतान करने के बाद मैंने एन्युइटी में काफी उचित राशि डाल दी।
मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं तंग और असहज नहीं होने जा रहा था और कभी भी एक हिस्सेदारी को घटा नहीं सकता था। बेशक, शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ पैसे ट्रस्ट में डाल दिए और लड़के के आने के पश्चात मैंने उसके लिथे कुछ भरोसा रखा। मैंने ऐसा करने का कारण यह नहीं था कि शेयर बाजार इसे मुझसे दूर ले जा सकता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि एक आदमी कुछ भी खर्च कर सकता है जिस पर वो हाथ रख सकता है। मैंने जो किया उसे करने से मेरी पत्नी और बच्चा मुझसे सुरक्षित हैं। मुझे पता है कि एक से अधिक पुरुषों ने ऐसा ही किया है, लेकिन अपनी पत्नी को पैसे की जरूरत पड़ने पर साइन करने के लिए राजी किया है और उसने इसे खो दिया है। लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है ताकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरी पत्नी क्या चाहती है। वो विश्वास कायम है। यह हम में से किसी के द्वारा किए गए सभी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है, मेरी बाजार की जरूरतों से सुरक्षित, एक समर्पित पत्नी के प्यार से भी सुरक्षित। मैं कोई चांस नहीं ले रहा हूँ।